To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। वर्तमान कालांश में वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव है, इसकी जानकारी अभी दी जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव है। इस जानकारी के तहत हम आप सभी लोगों का वाले वैश्वीकरण क्या है, इसकी जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी। आज यह वक्त का तकाजा है कि कोई व्यक्ति या कोई देश ऐसा नहीं कर सकता है कि हमें दुनिया से कोई काम नहीं, हमें कृष्ण प्यारा है। मतलब न दुनिया को लेना, न उधो को लेना, न माधो को देना। यह एक समय प्रचलित था, लेकिन आज जिस तरह से लगातार किसी भी देश में कच्चे माल का उत्पादन हो रहा है, दूसरे देश में विनिर्मित माल का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। तो इन कच्चे माल की प्राप्ति के लिए एवं विनिर्मित माल की बिक्री के लिए आज दुनिया के तमाम देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तलाश कर रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि अभी पूरे विश्व में जो दो लड़ाइयां लड़ी गई पूरे विश्व के पटल पर, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, उसका मुख्य कारण मात्र दो ही था। कच्चे माल की तलाश, कच्चे माल की तलाश एवं विनिर्मित माल की बाजार की तलाश। इस तरह से कच्चे माल की तलाश एवं विनिर्मित माल को खपाने के लिए, बेचने के लिए अलग अलग क्षेत्रों पर उपनिवेश बनाया गया, आधिपत्य थोपा गया, साम्राज्यवाद की जो है साम्राज्यवाद की भावना का विस्तार किया गया और नए नए मुल्कों को जीता गया, जिसके कारण लोगों के बीच में, देशों के बीच में कई प्रकार के असंतोषजनक स्थिति आया, जिसके कारण पूरे विश्व में दो लड़ाइयां लड़ी गई, जो कि मानव समाज एवं मानव के इतिहास पर एक बहुत बड़ा कलंक है। इन दोनों लड़ाइयों में बड़े व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि हुई। वर्तमान समय में भी यह प्रक्रिया आज भी अनवरत जारी है। अर्थात विकसित एवं समृद्धशाली राष्ट्र के द्वारा वैसे गरीब देश जहां न तो तकनीक का विकास हुआ है, ना ही कोई जो है मानवीय संसाधन का विकास हुआ है, अपने आधिपत्य या नियंत्रण को स्थापित करने का लगातार जो है कुंठित प्रयास किया जा रहा है। तो वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसके तहत विभिन्न देश परस्पर संबंध बनाते हैं, और यह संबंध ज्ञान विज्ञान के लिए भी हो सकता है, संस्कृति के लिए भी हो सकता है, एवं किसी भी प्रकार के जिन्स का आदान प्रदान करने के लिए भी हो सकता है, आयात निर्यात करने के लिए भी हो सकता है। क्योंकि आज दुनिया यह नहीं कह सकती कि मैं परिपूर्ण हूं। हर देश किसी न किसी चीज का वहां ज्यादा उत्पादन होता है, ज्यादा जो है वह भंडारण है, तो कोई चीज नगण्य मात्रा में। तो इस खालीपन को एवं ज्यादा को जो है आयात निर्यात के द्वारा जो भरा जाता है। तो वैश्वीकरण जब विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं यह संबंध जब तीव्र एकीकरण की भावना से होती है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही जो है वैश्वीकरण कहा जाता है। और यह तीव्र एकीकरण अर्थात आपस का जुड़ाव, जब आप किसी को ज्यादा अपनत्व करेंगे, ज्यादा आपका विचार जिससे मिलेगा, आपका स्वाभाविक लगाव उससे ज्यादा औरों की अपेक्षा हो जाएगा। तो इस तरह से आज पूरी दुनिया जो है एक छोटे से जो है घर में तब्दील हो चुकी है। आज दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, कभी कोई घटना घटित होती है, तो हम विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों के तहत जो है उसे रूबरू होते हैं और हम सहायता के लिए अपना हाथ को बढ़ाते हैं। इस तरह से आज दुनिया
एक छोटे घर में तब्दील हो चुकी है। वैश्वीकरण का लगातार दायरा बढ़ता जा रहा है। इस तरह से जो है यह वैश्वीकरण कोई नई चीज नहीं है। भारत के लिए यह वैश्वीकरण कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक काल से ही भारत खास करके मध्य एशिया के देशों से भारत जो है मध्य एशिया के देशों से जो है मध्य एशिया के तमाम देशों से पहले से ही जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो है लिप्त है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो है लिप्त रहा है। इस तरह से वैश्वीकरण भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है, बल्कि 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे, जो किताब में लिखा हुआ, इससे पहले ही भारत से दुनिया के कई तमाम देशों में, विशेषकर जब समुद्री मार्ग का पता नहीं था तो स्थलीय मार्ग के द्वारा, उत्तरी पश्चिमी मार्ग के द्वारा जो है भारत अपने कई प्रकार के विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान जो है क्या करता था, जिसकी जानकारी आपके नवम क्लास में भारत की स्थिति व आकार में दी जा चुकी है। चाहे वह दशमलव प्रणाली की बात हो, मसाले की बात हो, एवं पंचतंत्र की कहानियां की बात हो, कालीन मलमल की निर्यात करने की बात हो, या उपनिषद के विचारों की देन की बात हो, यह सारे जो है भारत से कई देशों में जो है फैलाया गया, प्रचार प्रसार किया गया। इस तरह से यूरोपीय व्यापारी के आने से पहले ही भारत से गरम मसाले का निर्यात अलग अलग देशों को किया जाता था। और इतना ही नहीं, दक्षिण भारत के किसानों को गरम मसाला उपजाने की प्रोत्साहित भी किया जाता था। और भारत से वैसे तो बहुत सारे चीजों का निर्यात जो है विदेशों को किया जाता था, विदेशी देशों को किया जाता था, और उन तमाम चीजों में गर्म मसाले जो है प्रमुख रूप से जो है निर्यात किया जाता था। इस तरह से भारत प्राचीन समय में भी जो है 19वीं शताब्दी में भी जो है गरम मसाले का जो है निर्यात सबसे ज्यादा जो है निर्यातित वस्तु में सबसे ज्यादा करता था। जब अंग्रेजों का राज्य या उपनिवेश जब भारत बना तो उस समय अंग्रेजी व्यापारियों ने भारत में उपजाई जाने वाली कपास की ओर आकृष्ट हुआ। बेहतरीन कपास का उत्पादन हमारे देश में होता था, और इस तरह से अच्छे कपास के उत्पादन होने के कारण अंग्रेजी व्यापारियों ने कच्चे माल के रूप में हमारे देश में कपास का उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। और इस कपास की बदौलत जो है इंग्लैंड का मैनचेस्टर और लिवरपूल जैसे औद्योगिक शहरों का विकास हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि पहली बार औद्योगिकरण जो है इंग्लैंड में हुई, बस चालित मशीनों का उत्पादन इंग्लैंड में हुआ, और भारत उपनिवेश के रूप में कच्चे माल का आपूर्ति करने वाला देश बना। सूती वस्त्र में नील कच्चे माल के रूप में उत्पादन किया जाता था। इस तरह से 1917 ईस्वी में जो है चंपारण में नील विद्रोह हुआ, क्योंकि अंग्रेजी नील्हे लोग जो है किसानों के उपयोग और भोग के लिए खाद्यान्न पदार्थ उपजाने से मना कर दिया था, और केवल नील की खेती करने के लिए जो है दबाव डाला था। इस तरह से प्रत्येक किसान को अपने जो है कुल जमीन का जो है 1 बीघे जमीन का 3 कट्ठा पर 3 जो है 3 कट्ठिया जो है 3 कट्ठिया जो है कट्ठिया प्रक्रिया चालू की गई, और यह जो है 3 कट्ठे पर जो है आपको नील की खेती करना था, जिसके कारण एक बहुत बड़ा असंतोष उत्पन्न हुआ, विद्रोह हुआ, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है पहली बार जो है जीत पाई गई। इस तरह से 1990 के दशक में भारत उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया की ओर अग्रसर हुआ। वैसे तो भारत कई प्रकार के जिन्सों में, कई प्रकार के जो है उत्पादित वस्तुओं में मुख्य उत्पादक देश था।
चावल की बात हो, कपास की बात हो, जूट की बात हो, चाय, कॉफी, रबड़ इत्यादि की बात हो या फिर मसाले की बात हो, प्रमुख एवं मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भी कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एवं समस्याओं से हमारे देश के किसानों को जूझना पड़ा। इसका प्रमुख कारण है जहां विकसित देशों के द्वारा अपने किसानों को बड़े व्यापक पैमाने पर भारी मात्रा में ग्रीन कार्ड के द्वारा एवं सहायता दी गई विभिन्न चीजों पर भारत सरकार के द्वारा जो है यह तमाम चीजों पर जो है उसकी सहायता पर जो है कटौती की गई, रोक की गई, जिसके कारण कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में हमारे देश के उत्पाद व हमारे देश के किसानों के द्वारा उत्पादित वस्तु टिक नहीं पाए, क्योंकि इनकी लागत बहुत ज्यादा थी और देशों की अपेक्षा की सरकार अपने किसानों के सब्सिडी ज्यादा दे रही थी और हमारे देश की सरकार जो है लगातार सब्सिडी पर जो है कमी करती जा रही है, क्योंकि कई प्रकार के दुरुपयोग का भी जो है कारण इसका जो है बना। इस तरह से वर्तमान समय में भारतीय किसान आज दो राह पर खड़ी है। भारत सरकार के द्वारा सीमांत एवं छोटे किसानों को लाभ देने के लिए एवं उसकी जो है आजीविका को चलाने के लिए, बेहतरीन करने के लिए जो है पहले पैकेज टेक्नोलॉजी के तहत हरित क्रांति लाई गई, लेकिन हरित क्रांति भी अपने उद्देश्य में नाकाम रही। हरित क्रांति के कारण छोटे से दायरे में इसका जो है लाभ मिला, लेकिन बहुत बड़े दायरे में जो है इसका पूरा लाभ नहीं मिला, बल्कि कई प्रकार की विकृतियां एवं भ्रांतियां भी आई। हरित क्रांति में ज्यादा उर्वरक का प्रयोग करने के कारण, ज्यादा फर्टिलाइजर का प्रयोग करने के कारण जो है भूमि निम्नीकरण हुआ, लवणता एवं क्षारता में बढ़ोतरी हुआ। वहीं भूगर्भीय जल स्तर नीचे गिरता गया, अत्यधिक सिंचाई के कारण जल वृत्तों का पानी कमता गया एवं जैव विविधता कई प्रकार के विलुप्त हो गई, कई प्रकार के विनिष्ट के कगार पर चला गया। इस तरह से हरित क्रांति भी जो है अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, बल्कि कई प्रकार के पर्यावरण निम्नीकरण एवं भूमि निम्नीकरण का एक जो है कारक बना। इस तरह से जो है आज भारतीय किसान को बेहतर बनाने के लिए जो है एवं भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए हमें जो है वर्तमान समय में जीन क्रांति एवं जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग लागू करने की जरूरत है, जीन क्रांति लाने की जरूरत है। यह जीन क्रांति एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से मौजूदा जो बीज हैं उनको संकरण के माध्यम से, हाइब्रिड के माध्यम से, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से जो है उन्नत नस्ल के जो उन्नत किस्म के बीज में बदला जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे सके। जीन क्रांति एक जो है प्रक्रिया है जिसके तहत वर्तमान समय में जो भी बीज, जो भी सीड हमारे देश में मौजूद है, जो भी ब्रीड जानवरों का मौजूद है, उसको अलग अलग जातियों को अलग अलग किस्मों में मिला करके एक जो है संकरण करके, मिक्स करके जो है एक उन्नत नस्ल का ब्रीड एवं उन्नत नस्ल का सीड तैयार करने की प्रक्रिया को जीन क्रांति कहा जाता है, ताकि कम हेक्टेयर में, कम भूमि पर जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके। क्योंकि वर्तमान समय में हमारे देश की लगभग 63 करोड़ 60 करोड़ आबादी पर लगभग जो है 25 करोड़ हेक्टेयर ही मौजूद है, अर्थात एक आदमी के पास औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि है। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, लगातार भूमि टुकड़े में तब्दील हो रही है। इसलिए हमें जो है जीन क्रांति लानी होगी ताकि कम क्षेत्रफल पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके और लोगों की जिज्ञासा एवं जिजीविका अपेक्षाओं को जो है पूरा किया जा सके। भूमि की निम्नीकरण को बचाने के लिए जो है वर्तमान सरकार के द्वारा पुनः जो है कार्बनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्बनिक जो है कृषि को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है।
जानवरों के मलमूत्र के द्वारा खाद का प्रयोग करके, जानवरों के मलमूत्र को खाद में प्रयोग करके कृषि उपज की गुणवत्ता एवं इसकी पौष्टिकता को जो है बनाए रखा जा सके और लोगों को सेहत से जो है अच्छा बेहतरीन किया जा सके। आज जिस तरह से अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग हो रहा है, इसके कारण जो कृषि उत्पाद है अपनी गुणवत्ता खोती जा रही है एवं ज्यादा अंधाधुंध जो है फर्टिलाइजर के प्रयोग के कारण कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। इस तरह से तमाम प्रकार की समस्याओं से जो है निजात दिलाने के लिए जो है पुनः कार्बनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह भी अनुमान लगाया है कि भारतीय किसानों की अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए जो है कीमती मूल्य वाले, ऊंचे कीमत वाले जो है चीजों की खेती करनी चाहिए, अच्छे दाम वाले जो है फसल का उत्पादन करनी चाहिए। इसलिए भारतीय किसानों को जो है सस्यावर्तन एवं सस प्रारूप में जो है परिवर्तन करने की जरूरत है। प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक एक बहुत बड़े हिस्से में भारतीय किसान जो है खाद्यान्न की खेती करते हैं या चावल, गेहूं, मोटे अनाज वाली कृषि कार्य करते हैं, जिसका जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, भारतीय बाजार में ज्यादा मात्रा में कीमत उनको प्राप्त नहीं होती है। इस तरह से भारतीय किसानों को ज्यादा आमदनी नहीं मिल पाने के कारण लगातार ज्यादा जो है उत्पाद बढ़ने के कारण जो है मूल्य उत्पाद लागत बढ़ने के कारण आज भारतीय किसान खेती बाड़ी करने में रुचि नहीं लेता है। भारतीय किसानों में आत्महत्या की दर लगातार बढ़ रही है। जरूरत इस बात की है कि भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करनी चाहिए, सस प्रारूप को जो है बदलना चाहिए। खाद्यान्न के जगह जो है हमें फल, फूल, सब्जी, औषधीय प्लांट, मेडिसिनल प्लांट एवं बायोडीजल जैसे जोजोबा एवं जट्रोफा जैसे कृषि कार्य करने होंगे, ताकि भारतीय किसानों को भी जो है आमदनी बढ़ सके, अच्छे मूल्य मिल सके। इसके लिए हमें जो है फसल के प्रारूप में परिवर्तित करना होगा। खरीफ रबी के जगह हमें जो है कई प्रकार के मेडिसिनल प्लांट, बायोडीजल जैसे प्लांट, फलों, फूलों, सब्जियों इत्यादि की खेती करनी होगी और ऊंचे कीमत वाली फसल का उत्पादन करना होगा, जिसके तहत जो है हमारा पर्यावरण निम्नीकरण भी रुकेगा। क्योंकि यह फसल के उत्पादन में ज्यादा सिंचाई, ज्यादा उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ती है, और जब हम ज्यादा उर्वरक और ज्यादा सिंचाई का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाटर लेवल भी बना रहेगा और हमारा पर्यावरण भी जो है बेहतर रहेगा, निम्नीकरण से जो है वह बचा रहेगा। लेकिन समस्या यह उठता है कि हमारा जिस तरह से हमारे देश की जलवायु विविध है और इस जलवायु विविधता में, अलग अलग मौसम में, अलग अलग जलवायु में भारतीय किसान जानकारी लेकर के अलग अलग फसल उपजा करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे देश के किसानों की ही नहीं बल्कि देश के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर देश में खाद्यान्न का उत्पादन को बंद कर दिया जाए और एक बहुत बड़े हिस्से पर फूलों, फलों, सब्जियों, मेडिसिनल प्लांट एवं बायोडीजल की अगर खेती चालू की जाए तो हमारे देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इतनी विशाल आबादी वाले देश को जो है खाद्यान्न निर्यात कर सके और एक लंबे समय तक हम इन तमाम प्रकार के ऊंचे कीमत वाली फसलों को खा करके नहीं जी सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। इस तरह से अगर हम चिली, इजराइल, इटली का अर्थव्यवस्था का अगर अनुकरण करना चाहें, जिस तरह से यह विभिन्न प्रकार के बीज, फल, शराब इत्यादि को बेच करके अच्छी कीमत को प्राप्त करके अपने खाद्यान्न का जो है आयात करते हैं और इन चीजों को निर्यात करते हैं। फल, शराब, जैतून के बीज को बेच करके अच्छी आमदनी को प्राप्त करते हैं और फिर जो है खाद्यान्न का आयात करते हैं। लेकिन यह जो है प्रक्रिया छोटे देश में सही मानी जा सकती है, लेकिन भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश
के सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या है और यह ऐसा नहीं कर सकता है। अगर भारत के किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चे माल की आपूर्ति के लिए अगर विभिन्न प्रकार के जो है इस विविध जलवायु में अगर खाद्यान्न की खेती, विभिन्न प्रकार की फसल का खेती नहीं करें तो जो है कोई भी देश हमारे औद्योगिक आवश्यकताओं के, हमारे खाद्यान्न आपूर्ति की भरपाई नहीं कर सकेगा। और हमारे देश के सरकार, हमारे देश के किसान चाह करके भी जो है इस प्रकार की प्रक्रिया को अपना नहीं सकती है, क्योंकि हमारा देश एक विशाल देश, विशाल जनसंख्या वाला देश है और इस विशाल जनसंख्या की खास सुरक्षा को कोई भी देश जो है यह भरोसा नहीं दिला सकता है कि मैं आपकी कुल आबादी को, कुल जनसंख्या को खास सुरक्षा मुहैया करा सकता हूं। इस तरह से जो है हमें बीच का रास्ता बना करके किसानों को बिचौलियों, दलालों से जो है निजात दिला करके उनकी लागत की अच्छे मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से, लाभकारी खरीद मूल्य के माध्यम से अनेक प्रकार की सहाय की सुविधा दे करके, फसल बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ला करके, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, कृषि प्रोग्राम के माध्यम से, व्यापक भूमि सुधार के माध्यम से अच्छे जो है पशुओं का जो है प्रजनन केंद्र की स्थापना करके, पशुशाला, चिकित्सालय सेवाएं इत्यादि ला करके, बागवानी को विकास करके, कई प्रकार के कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना करके जो है अधिक से अधिक जो है आयातित कृषि उत्पाद पर प्रतिबंध करके जो है टैक्स लगा करके हम अपने किसानों को वैश्वीकरण के दौर में भी जो है कठोर एवं कठिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से भी निजात दिला सकते हैं और हम अपने किसानों की खुशहाली ला सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के अगर किसान खुशहाल रहेंगे और वह अगर खेती बाड़ी में ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगाएंगे तभी उद्योगों का कच्चा माल प्राप्त होगा, रोजगार कृषि क्षेत्र में बढ़ेगा। क्योंकि आज भी रोजगार में जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जो है एक बहुत बड़ी आबादी जो है कृषि सेक्टर से जुड़ी है। तो जरूरत इस बात की है कि जहां वैश्वीकरण के दौर में, जहां विकसित राष्ट्र के द्वारा कमजोर एवं गरीब अविकसित राष्ट्र पर अपने आधिपत्य को बढ़ाता जा रहा है, उस पर अपने अनुशासन नियम को थोपते जा रहा है, जरूरत इस बात की है कि इस विकसित राष्ट्र की चालाकी को समझने की जरूरत है, उस चालाकी से, उस माया जाल से निकलने की जरूरत है। अपने देश के, अपने किसान को, अपनी मिट्टी को जो है पहचान बनाने की जरूरत है, ताकि वैश्वीकरण के समय भी जो है हमें घुट घुट करके जीना नहीं पड़े। साम्राज्यवाद की बू एवं कई प्रकार की वैश्वीकरण की जो बुराइयां हैं, वैश्वीकरण की जो दुष्परिणाम हैं, उससे जो है निजात दिला सकें। इसलिए जरूरत बात है कि हमें अपने किसान को, अपनी खेती बाड़ी को, अपने पर्यावरण को जो है बेहतरीन करने के लिए हम लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, संस्कृति के माध्यम से, सामाजिक जागरूकता के माध्यम से बेहतर बनाने का जो है योगदान करनी चाहिए। वैश्वीकरण कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन वैश्वीकरण में भी अपने को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति, अस्मिता, पहचान बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी दमक एवं धमक बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत की जो है कामना करना होगा। आत्मनिर्भर भारत को बेहतर बनाने में प्रत्येक जो है सिविलियन को योगदान देना होगा। इसी के साथ जो है आज के क्लास को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जो है गृह कार्य के रूप में लिख लीजिए, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के लाभ एवं हानियों को अपने शब्दों में लिखें। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के लाभ एवं हानियों को लिखें। धन्यवाद।